IS-23 नाम है बोरोविंग कॉस्ट। आज से पहले अपनी जिंदगी में हमने ये नाम जो रेड कलर से लिखा है, इंटरेस्ट एक्सपेंस, जरूर सुना होगा। इंटरेस्ट इंटरेस्ट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हराम। इंटरेस्ट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट भी बुलाते हैं इसको। F3 लेवल पे जरूर इंटरेस्ट को एज एन एक्सपेंस हमने ट्रीट किया होगा। आपको ये पता है इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस। इंटरेस्ट एक एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस का मतलब ये इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस आउट होता है। हमने ये बात अपने बचपन से पढ़ी है। क्या पढ़ी है आपने? ये पढ़ा है कि इंटरेस्ट एक रेवेन्यू एक्सपेंस होता है, और एज इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंस, ये इनकम स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस, जिसका नाम है एसओसीआई, में अदर एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट हो रहा होता है। एम आई राइट और रॉन्ग? सर, जी ये सही था। इंटरेस्ट के बारे में यही पढ़ा है, यही सुना है। इसके अलावा हमने इंटरेस्ट के बारे में कोई और बात सुनी ही नहीं। तो बिल्कुल सही है। आज जिंदगी में पहली मर्तबा आप एक नई बात सुनेंगे। FR लेवल पे जब IS-23 आता है, तो ये कहता है कि भाई इंटरेस्ट यानी बोरोविंग कॉस्ट, बोरो करने की कॉस्ट यानी फाइनेंस कॉस्ट, विच इज एन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, अगर आपने लोन लिया है, किस लिए लोन लिया है? लोन टू कंस्ट्रक्ट, कुछ भी कंस्ट्रक्ट करने के लिए। कंस्ट्रक्ट मतलब बनाना, कंस्ट्रक्शन करना। अगर आपने लोन लिया है किसके लिए? कंस्ट्रक्शन के लिए। कंस्ट्रक्शन क्या करोगे? सर, हम फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे, हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे, हम कोई भी चीज बनाएंगे, हमारी मर्जी, मेरा पैसा, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी बनाऊं तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप कंस्ट्रक्शन कीजिए। कंस्ट्रक्शन करते वक्त, कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपने लोन लिया, और कंस्ट्रक्शन के रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा? एक अदद बिल्डिंग, एक अदद फैक्ट्री, कोई ना कोई आपको लैंड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बाद मिलेगी। राइट और रॉन्ग? जी बिल्कुल। तो सर, कंस्ट्रक्शन के रिजल्ट में अपने को क्या मिलेगा? कोई ना कोई लैंड एंड बिल्डिंग मिलेगी, कुछ ना कुछ एसेट मिलेगा। और उस एसेट को बनाने के लिए नोट अपने जेब में नहीं है, पैसा अपने पास नहीं है। तो हमने क्या करना है? हमने लोन पकड़ना है। लोन टू कंस्ट्रक्ट नॉन करंट एसेट। तो इस केस में जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आपका बन जाएगा कैपिटल एक्सपेंस। आसान जबान में कैपिटल एक्सपेंस। कुछ कंडीशंस हैं, वो भी हम सीखेंगे कि कुछ कंडीशंस को मीट करना होगा, लेकिन आसान भाषा में ये कहते हैं कि नॉर्मली इंटरेस्ट एक रेवेन्यू एक्सपेंस है, जो कि हमेशा एक्सपेंस आउट होता है। लेकिन अगर लोन आपने कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है, जिसके रिजल्ट में आपको एक नॉन करंट एसेट मिलेगा, तो उस कंस्ट्रक्शन के लिए लिए जाने वाले लोन पे जो इंटरेस्ट होगा, जो फाइनेंस कॉस्ट होगी, जो बोरोविंग कॉस्ट होगी, वो कैपिटल एक्सपेंस होगा, और वो ऐड हो जाएगा कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट। मिसाल के तौर पे, मिलियंस की फैक्ट्री बना रहे हो, 1 लाख का इंटरेस्ट है जो बनाने के लिए लोन पे था, तो वो मिलियंस की फैक्ट्री में जैसे कैपिटल एक्सपेंसेस ऐड होते हैं, ये वाला फाइनेंस कॉस्ट भी क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। गॉट माय पॉइंट? शर्तें, ठीक है। शर्तें ये हैं जो आपके सामने अब स्क्रीन पे हैं, हैंडआउट में, हैंडआउट में ग्रुप भेज चुका हूं। एसेट बनाना है, लोन लेना है एसेट बनाने के लिए। और एसेट क्यों बनाऊंगा मैं?
एसेट इसलिए बनाऊंगा ताकि उससे इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल करूं। इकोनॉमिक बेनिफिट कैसे हासिल करूं? या तो मैं उसको बेच दूंगा बनाने के बाद, या मैं उसको इस्तेमाल करूंगा अपने बिजनेस में। कहानी खलास। तो अगर आपने किसी एसेट को, किसी नॉन करंट एसेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए इंटरेस्ट पे लोन पकड़ा, तो वो इंटरेस्ट वाला लोन, उस लोन पे जो इंटरेस्ट है वो कैपिटल एक्सपेंस बन जाएगा। और मजेदार बात, एक होता है एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक होता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। हम इस केस में जो रेट उठाएंगे वो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट उठाएंगे, जिसको बोलते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। नॉमिनल रेट होता है ओरिजिनल रेट, जो लोन के अगेंस्ट आप सच्ची मुच्ची पे करते हो, जो आप बैंक को रियल इंटरेस्ट पे करते हो, वो नॉमिनल रेट या कूपन रेट कहलाता है। हम उसको खल्ली वल्ली कराएंगे, हम उसको नहीं देखेंगे। हम इफेक्टिव रेट, आज जिस ईयर एंड पे हम खड़े हैं, जहां हम एसएफपी बना रहे हैं, वहां पे मार्केट में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, उस रेट को कंसीडर करते हुए हम नॉन करंट एसेट में सी करेंगे बुकिंग। बात समझ आती है? ठीक है। अब एसिड बनाना है, ये जो मैंने अभी इतनी बड़ी तकरीर फरमाई है, हैंडआउट इसीलिए मैं भेजता हूँ कि हैंडआउट पढ़ने होते हैं। ठीक है, हैंडआउट में सारी कहानी लिखी होती है, जो मैं बोला करता हूँ। रिकॉर्डिंग ऑल दो होती है, लेकिन हम हमेशा ये फरमाते हैं कि हैंडआउट पढ़ना जरूरी है। इससे बहुत सारी चीजें कवर अप होती है। जब खुद पढ़ते हो ना, सुनना अलग है, खुद पढ़ते हो ना तो चीज थोड़ी और ग्रिप में आती है। ठीक है, अब इस पेज पे जो एक इंपॉर्टेंट लाइन है ना, वो लिखी हुई है पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन। क्या लिखा हुआ है? ओवर द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन। यानी कैपिटल होगा, कैपिटल एक्सपेंस बनेगा, एसिटी कॉस्ट में भी ऐड होगा, इफेक्टिव रेट पे होगा। सारी कंडीशंस यहाँ एक एक करके जमा हो रही हैं। तीसरी कंडीशन है पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन वाली। इसको मैं समझाऊंगा एक इलस्ट्रेशन से, एक छोटी सी एग्जांपल से। हमारा ईयर एंड है, दिसंबर को ईयर एंड बना देते हैं, तो जनवरी में शुरू हुआ होगा। अज्यूम कर लो कि अपन ने लोन पकड़ा, लोन टू कंस्ट्रक्ट क्वालिफाइंग एसिड। क्यूए मतलब क्वालिफाइंग एसिड। क्वालिफाइंग एसिड मतलब जिसको बनाने के बाद या तो अपने बेचेंगे, बेच देंगे, या उसको यूटिलाइज कर देंगे। अब ये हमने लोन पकड़ा, कितना लोन पकड़ लिया भाई? $100 million का। ओ माय गॉड। मैं आपको इफेक्टिव रेट भी बता देता हूं, 10%। ठीक है, कहानी सुनना। लोन लिया, काम शुरू हुआ। लोन जिस दिन लेते हैं, क्या जरूरी है कि उसी दिन काम शुरू हो जाए? नहीं। काम शुरू हुआ है, हम बुर्ज खलीफा बना रहे हैं, सही है ना? $100 million में तो बुर्ज खलीफा बनेगा। ठीक है। सही है, बैंक से पैसा पकड़ लिया, 1 जून 2023 को काम शुरू हुआ, कंस्ट्रक्शन बिगिंस। वेरी गुड, काम शुरू हो गया भाई, और ईयर एंड तक चलता रहा। सुपरमैन हमने हायर किए थे, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई ईयर एंड को, पानी खलास। आपसे सवाल ये है कि आपका इंटरेस्ट जो है, लोन जो है, वो तो कब से कब तक है? सर मैंने लोन मार्च से लिया है, और ईयर एंड पे मेरा कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया। मैं तो ईयर एंड की बात करूंगा। ये मेरा येलो जो है ना, येलो हाईलाइट, ये मेरा पीरियड ऑफ लोन है कि नहीं है? जी बिल्कुल है। तो अब बात सुनो, मैं इसमें ये जो बना रहा हूं, ये पीरियड है जिसमें कंस्ट्रक्शन नहीं शुरू हुई थी, और ये पीरियड है जिसमें कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई थी। राइट और रॉन्ग? जी ऐसा ही है। यानी अगर मैं कहूं
कितने महीने ऐसे हैं जो खाली खाली हमने पैसा लेके अपने पास रखा हुआ था? मार्च, अप्रैल, मई, जून, 3 मंथ। पहली तारीख काउंट नहीं होगी। और कंस्ट्रक्शन फेज कितने महीनों का है? जून, जुलाई, अगस्त, 7 मंथ। नवंबर, दिसंबर, 7 महीने। करेक्ट। जी। इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? इसका सॉल्यूशन हम ये लिखेंगे कि भाई देखो, एसओसीआई में फाइनेंस कॉस्ट जाएगी, एक्सपेंस जाएगा। नॉन कंस्ट्रक्शन पीरियड वाला 100 मिलियन का लोन है, 10% इफेक्टिव रेट है, 3/12 करो, कितना आता है? 2.5। और जो कंस्ट्रक्शन, मिसाल के तौर पे मैं ये फैक्ट्री बना रहा था, अब फैक्ट्री की अपनी कोई कॉस्ट होगी, अभी इस क्वेश्चन में तो नहीं है ना, उस कॉस्ट में जी। कैपिटलाइज कितना होगा? तो सर देखें, 100 मिलियन का लोन है, 10% इफेक्टिव रेट है, कंस्ट्रक्शन सिर्फ 7 महीने हुई है सर, तो कितना आया? ये 5.8। कितना? 5.8। जो कंस्ट्रक्शन पीरियड है वही कैपिटलाइज होगा, जो कंस्ट्रक्शन पीरियड नहीं है वो एक्सपेंस आउट होगा। यानी अगर मैं इस टाइमलाइन को और क्लियरली थोड़ा सा लिखूं, तो मैं ये लिखूंगा कि ये वाला पीरियड एक्सपेंस आउट और ये वाला पीरियड कैपिटलाइज। ये बात समझ आती है या तकलीफ है? देखिए, हमने लोन तो मार्च में लिया, डिवाइडेड बाय 12 क्यों कर रहे हैं? एक छोटी सी बात बताओ, जो इंटरेस्ट का रेट होता है ना, क्या वो रेट 9 महीने का होता है कि साल का रेट होता है? वो पूरी साल का होता है। तो रेट हमेशा साल का होता है, तो हमने 9 महीने के लिए लिया है, तो ये थोड़ी है कि हम डिवाइड बाय 9 करेंगे। रेट रिप्रेजेंट करता है ईयर को। ठीक है, ये कंफ्यूजन होती है, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे फंड मार देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। रेट हमेशा थ्रू आउट द ईयर होता है। बैंक आपको इंटरेस्ट रेट एनुअल रेट देता है। ठीक है। हाँ, अगर सवाल में ऐसा लिखा हो कि 10% रेट फॉर द 9 मंथ्स पीरियड, तो फिर 3/9 या 7/9 करेंगे, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। ठीक है, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान का आजकल ऑफिशियल इंटरेस्ट रेट 22% चल रहा है, तो क्या ये 22% 9 महीने का है, 6 महीने का है? नहीं नहीं सर। नहीं, पूरी साल का। तो बैंक भी उस 22% एनुअल की बेसिस पे ही अपना प्रॉफिट रख के अपना रेट निकालते हैं। बात समझ आई है? जी ठीक है। तो लिख लिया। जी जी। इसके बाद इसी में मैं कुछ और होशियारी करूंगा। इलस्ट्रेशन नंबर 2, वही मेरा ईयर एंड है। फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी 23 से दिसंबर 23। बात थोड़ी ध्यान से सुनना। लोन अब मैं साल के पहले दिन ले रहा हूँ। लोन कितना ले रहे हैं अपने? वही 100 मिलियन, बुर्ज खलीफा बनाना है बस, इससे कम पे बात ही नहीं है। इफेक्टिव रेट 10% रखते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। सुपरमैन जो है वो बुर्ज खलीफा बना रहे थे, तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई। ठीक है, मेरी बात सुनो। ठीक है। दुबई में बहुत, अब ये मैं नहीं बोल सकता कि दुबई में स्ट्राइक हो गई। दुबई में स्ट्राइक नहीं होती। ठीक है ना, जो स्ट्राइक करता है वो अपने मुल्क वापसी जाता है। ठीक है, खल्ली वल्ली होता है उसको। दुबई में गर्मी पड़ी, बहुत शदीद गर्मी, कंस्ट्रक्शन हेल्ड हो गई। कौन सा महीना? मंथ ऑफ जून एंड जुलाई। 2 महीने काम बंद हो गया। आपके कोर्स में ये
लिख देगा स्ट्राइक हो गई, रॉ मटेरियल मिलना बंद हो गया, गर्मी पड़ गई, कोई भी रीजन हो गया, काम रुक गया, बैंक इंटरेस्ट माफ करेगा? नहीं। तो ये जो काम रुका है, ये कंस्ट्रक्शन पीरियड नहीं है। इसका मतलब 2 महीने का इंटरेस्ट जो है वो एक्सपेंस आउट हो जाना चाहिए, अच्छे बच्चों की तरह की नहीं। बिल्कुल। और बाकी बाकी जो मैं एसेट रिकॉर्ड करूंगा, फैक्ट्री शैक्ट्री बिल्डिंग शिल्डिंग जो भी, बुर्ज खलीफा, उसकी जो भी कॉस्ट होगी उसमें कैपिटलाइज होगा कितना? 12, ये पूरा ये साल फाइनेंस कॉस्ट जाएगा। बता दो तो कितना रह गया? ये 8.3। ये आंसर्स आ गए। ये आ गया कि ठीक डिस्टर्ब है। या कोई तकलीफ आ जाए तो इस तरह से होगा। कोई मसला? नहीं, सही है। तो लिखिएगा, शाबाश। ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक। अब ये तो हमने जो हैंडआउट में तकरीर हमने टाइप की थी, हमने उसको देख लिया, ये सब लिखा हुआ है। अब एक चीज इसमें रह गई है, वो अभी हम करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा एक क्वेश्चन देखेंगे। ये एक क्वेश्चन है विल्सन, ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे और एक छोटी सी बात जो अब रहती है उसको कवर अप करेंगे और इंशाल्लाह इस आईएएस को एंड की तरफ ले जाएंगे और फिर रिवीजन किट पे आ जाएंगे, ठीक है। विल्सन को हम आप सही है। करेंगे। अब आ गया, ये आ गया विल्सन, ये आ गया वन नोट। आ जा मेरा बच्चा। एक नजर विल्सन को रीड कीजिए, कुछ नया है इसके अंदर जो आप अभी सीखेंगे भी, लेकिन एक बार सिर्फ इसको पढ़ो, मजा आएगा। ट्रिकी क्वेश्चन है। अब देखो, सेम ही क्वेश्चन है जो मैंने अभी इलिस्ट्रेशन में बनाया था, लेकिन अब ये क्वेश्चन फॉर्म में है, ठीक है। भाई 18 मिलियन 5% ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 जनवरी को पकड़ा हमने बिल्डिंग बनाने के लिए। सारे का सारा पैसा जरूरत में नहीं था, तो 6 मिलियन हमने क्या कर दिया, किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट बाउंस। किया। अल्लाह, हराम कमाया, यानी हराम पे लोन पकड़ा और फिर उस लोन को फर्दर हराम पे चढ़ा के हराम कमाया, यानी फुल हराम बिजनेस चल रहा है। क्योंकि सारे पैसे की तो एक साथ जरूरत नहीं होगी ना। 18 मिलियन बैंक ने तो आपको सैंक्शन कर दिया, आपको जितनी जरूरत थी आपने यूज किया, बाकी पैसा आपने बैंक में रख दिया, बैंक ने आपको उसपे इंटरेस्ट दे दिया। कंस्ट्रक्शन पीरियड आपके सामने है। अभी मैं ये जो हराम इनकम हुई है ना, इन्वेस्टमेंट इनकम या इंटरेस्ट इनकम, इसको भूल जाऊंगा। अभी मैं ये येलो से हाईलाइट करूंगा और इस लाइन को भूल के अभी तक जितना मैंने बोला है उसको मैं इस क्वेश्चन की फॉर्म में सॉल्व करूंगा। येलो लाइन को मैं इग्नोर मारूंगा, मैं टाइम लाइन बनाऊंगा, क्योंकि अपना एक स्टाइल है कि IS-23 हम टाइम लाइन के बगैर नहीं करते। सही है ना, उंगलियों पे गिनते हैं हम लोग, टैक्स में भी हम यही करते हैं। भाई देखो, लोन कब लिया? 1 जनवरी। लोन टेकन 1 जनवरी। रेड एंड ब्लैक, हराम काम हो रहा है, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। 1 मार्च क्या हुआ? कंस्ट्रक्शन शुरू हुई। बीच में कोई स्ट्राइक मिस्ट्राइक नहीं आई, सुपरमैन के बच्चे काम कर रहे थे, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई।
ठीक हो गया। मुझे बताओ पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है? ये मार्च टू दिसंबर। क्या मैं इसको उंगलियों पे गिनूं तो ये कितने आते हैं? 10। पक्की बात है? जी। ओके। अब मैं इसको नंबर्स में निकाल लूंगा, ठीक है। सॉरी। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। मैं कैसे करूंगा? वही तरीका होगा कि भाई देखो, मेरा लोन कितना है? 18 मिलियन 18,000 लेके चलें। अब मैंने 3 जीरो पे राउंड किया। 18,000, 5% इसका रेट था। 10/12 किया, 750 आया। जी। ये कैपिटलाइज अमाउंट जो अभी तक हमने बोला है, सीखा है, उसके हिसाब से ये कैपिटलाइज अमाउंट है। अब जो नई बात सीखनी है, जो ये येलो में हाईलाइटेड है ना, आपने अर्न किया है इंटरेस्ट। क्या किया है? इंटरेस्ट अर्न की है। इसको कहते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करिए आपने, जिसपे आपको इन्वेस्टमेंट इनकम मिली, जिसको आसान भाषा में, आसान जबान में इंटरेस्ट इनकम बोलते हैं। हराम, टोटल हराम। ठीक है। अब इसमें बात सुनना। जो कंस्ट्रक्शन पीरियड वाली होगी ना, या तो कंस्ट्रक्शन पीरियड वाली होगी, या अदर देन कंस्ट्रक्शन पीरियड वाली होगी। एम आई राइट और रॉन्ग? जी। अगर इंटरेस्ट इनकम कंस्ट्रक्शन पीरियड वाली है तो वो डिडक्ट होगी कहां से? अमाउंट टू बी कैपिटलाइज से। अगर कंस्ट्रक्शन पीरियड वाली है तो वो डिडक्ट होगी अमाउंट टू बी कैपिटलाइज से। और कंस्ट्रक्शन पीरियड से हटके अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो एसओसीआई में एक हेडिंग होती है इन्वेस्टमेंट इनकम की, उसमें एज अ इन्वेस्टमेंट इनकम चली जाएगी। बात समझ आ रही है? सही। अब हमारी टाइमलाइन तो बनी हुई है, हमने खूबसूरत सी टाइमलाइन बना के रखी है। ये ऊपर टाइमलाइन है। अब इसमें पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन कब से कब तक है शेख? मार्च से दिसंबर। अगर मैं इसको नीचे यहाँ पे ऐसे ही खोल के लिखूं थोड़ा सा सहूलत के लिए। अब देखो, प्रैक्टिस जब आपकी होगी ना तो आप तो ये डायरेक्ट कर लोगे। अभी तो हम सीख रहे हैं। तो मार्च से 31 दिसंबर 2008, ये मेरा क्या है? पीरियड ऑफ। कंस्ट्रक्शन। इसको मैंने लिख दिया। आपने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कब करी? 31 मई तक। यानी 1 जनवरी को जैसे ही लोन मिला होगा, आपने रख दिया होगा पैसा। और कब तक रखा? जी। 31 मई तक। अब मैं ऑरेंज कलर से लिखता हूं, नहीं कोई और कलर लेते हैं। हाँ, यानी मैंने 1 जनवरी 2008 को
शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर दी, और लिखा हुआ है सवाल में कहां तक की है, सिर्फ 31 मई। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंडेड, राइट, खत्म, खलास, विड्रॉन। अब देखो, ये टक 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 खला, ओ ओ, और बाकी बाकी कंस्ट्रक्शन पीरियड से बाहर है। ये जो हिस्सा है येलो से हाईलाइटेड, ये कंस्ट्रक्शन पीरियड से हटके है, यानी अदर देन कंस्ट्रक्शन पीरियड है। जी। और ये वाला जो हिस्सा है, पिंक कलर करते हैं, ये वाला एला, ये कंस्ट्रक्शन पीरियड है। जी बिल्कुल। कैसे सॉल्व करेंगे? कितना पैसा चढ़ाया सूद पे, हराम पे? 6 मिलियन, 2% के ऊपर। चलो देखते हैं। 6 मिलियन ना बेटा, 6 मिलियन मतलब 6,000, 2%, ये साल का रेट होता है। कंस्ट्रक्शन पीरियड कितने महीने का है? ये 2 मंथ का। मार्च, अप्रैल और 31 मई। मई। तो मार्च, सॉरी, 3 मंथ। अप्रैल, मई। और ये वाला जो नॉन कंस्ट्रक्शन पीरियड है, ये कितने महीने हैं? जनवरी, ये 2 मंथ। फरवरी, 2 महीने। कंस्ट्रक्शन पीरियड 3/12। क्या आंसर आया इसका? 30। और जो ये नॉन कंस्ट्रक्शन पीरियड है साईं, 6,000 इंटू 2% इंटू 2/12, कितना आया? 20। क्या रूल था? जो कंस्ट्रक्शन पीरियड से हटके है वो इन्वेस्टमेंट इनकम होगा, ये लिखा हुआ। और जो कंस्ट्रक्शन पीरियड में इंटरेस्ट कमाओगे वो क्या होगा? डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल। अमाउंट, राइट और रॉन्ग? जी। ये बात समझ आती है कि कोई कंफ्यूजन है? नहीं, सही है। कैसे लिख लीजिएगा। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब ये मेरी कैपिटलाइज अमाउंट थी, मुझे पता है कि कंस्ट्रक्शन पीरियड का हराम इनकम, interest income of construction period need to be deducted from here, which is 3030 30। wrong। 720 मेरा एक आंसर आ गया। अमाउंट टू बी कैपिटलाइज का आंसर, दैट्स इट। एनी प्रॉब्लम इन दिस सर? नहीं, सही है। अमाउंट टू बी कैपिटलाइज आपके पास आ गया कितना? 720। इसमें कोई तकलीफ? नहीं, इसमें कुछ नहीं है। अगर मैं आपसे अब SOCI पूछूं, इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट पूछूं, तो कैसे करेंगे? तो CI की बात होगी, तो थोड़ा सा देखिएगा कैसे होगा। देखिए सर, कंस्ट्रक्शन पीरियड से तो आपने खिला दिया हमें। ये जो नॉन कंस्ट्रक्शन पीरियड है ना, किधर है? नीचे। नहीं, ये अच्छा। इंक्रीमेंट वाला चेक करना पहले तो। सर ये कितने महीने का नॉन कंस्ट्रक्शन पीरियड है? 2 मंथ का। तो 2 मंथ्स का इंटरेस्ट तो पे हुआ होगा ना, कि बैंक ने माफ कर दिया, रिश्तेदार है आपका? नहीं, हमारा पे की है। नहीं है। तो फाइनेंस कॉस्ट, वो जो लोन था हमने पकड़ा था, कितना? 18,000 का, जिससे 5% इंटरेस्ट था। 10 महीने का कैपिटलाइज हुआ था, तो बाकी 2 महीने किधर हैं? सर जनवरी फरवरी में भी लोन लिया हुआ था ना, तो वो 2 महीने का इंटरेस्ट, सर वो कंस्ट्रक्शन पीरियड नहीं है, तो वो 2 महीने जो है ना, 18,000 इंटू 5% इंटू 2/12,
ये एक्सपेंस होना है। और सर ये जो नॉन कंस्ट्रक्शन पीरियड में हराम कमाया है 20 का, जिसकी वर्किंग ऊपर हो चुकी है, एक एक्सपेंस आएगा, कितना आएगा बेटा? 150। और वो कितना आएगा? 20। नेट ऑफ नहीं करते, इंटरेस्ट एक्सपेंस फाइनेंस कॉस्ट में अलग दिख रहा होता है और इन्वेस्टमेंट इनकम अलग दिख रही होती है। तो एसओसीआई का एक्सपेक्ट भी आपके सामने है, और एसएफपी में अमाउंट टू बी कैपिटलाइज विच विल बी 720, ये भी आपके सामने है। IAS 23 का मेन, आप कह लो आपके कोर्स के हिसाब से जो मेन पार्ट है, मेन है, वो हमने इस क्वेश्चन में कवर कर दिया है। कोई तकलीफ है तो प्लीज पूछेगा। नहीं, क्लियर है। अब हम इसको IAS 16 के साथ मिला। हमारे पास एक क्वेश्चन है, सेंस को कंस्ट्रक्शन कर रही है भाई, सुपरमार्केट बना रही है, वाह वाह, जिसकी लाइफ होगी 40 साल। जमीन खरीदी है, रिक्वायरमेंट हमने पढ़ ली है, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट बताना है, यानी एसएफपी बनती है जिसमें नॉन करंट एसेट होते हैं और उसमें होता है प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, वो निकालना है बस, खलास। अब इसकी वर्किंग कैसे हो? तो भाई इसकी वर्किंग ऐसे हो, यहीं पे अगर मैं करूं तो भाई देखो, साइट खरीदी, साइट खरीदना इज अ कैपिटल एक्सपेंस। 25 मिलियन, में मिलियन पे काम नहीं करता, मैं 3 जीरो पे काम करता हूँ, ठीक है। पछे क्या है भाई? सही। कंस्ट्रक्शन करी, बिल्डिंग बनाई, उसके ऊपर 9,000 की बिल्डिंग बना दी, बेहतरीन, ये भी कैपिटल एक्सपेंस है। फिर इसमें पिक्चर्स एंड फिटिंग्स डाले, ये भी कैपिटल एक्सपेंस है भाई, 6,000 का ले। और फिर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है इस डेट को, और इस डेट से बिल्डिंग इस्तेमाल में आना शुरू होती है। अब मसला है बोरोविंग कॉस्ट का। हमें पता है कि बोरो किया है क्यों, इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस यानी बनाने के लिए। कंस्ट्रक्शन के लिए अगर इंटरेस्ट लो तो लोन लो तो इंटरेस्ट क्या होता है? कैपिटलाइज होता है। कैपिटलाइज। और इसकी वर्किंग हमें पता है कि टाइमलाइन खींचो, ईयर एंड है 31 दिसंबर 2005, शुरू हुआ होगा 1 जनवरी 2005 से। कब लोन पकड़ा? 1 जनवरी। कंस्ट्रक्शन कब खलास हुई? 30 सितंबर को ही थी। बीच में कंस्ट्रक्शन रुकी? नहीं। बीच में कोई आपने इन्वेस्टमेंट करी? कोई एक्स्ट्रा पैसा किसी नहीं। छोटे मोटे शॉर्ट टर्म में लगाया? नहीं। उधार पकड़ा था भाई? 40 मिलियन का। कितने परसेंट पे? और ये 10% पे। कंस्ट्रक्शन पीरियड, पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन इज हाउ मेनी मंथ्स? 9 मंथ। 9। हमारा आंसर क्या आता है मेरे भाई? ये 3000। और मेरे पास ये एसेट 43,000 पे रिकॉर्ड हो गया। देखो इस साल इस्तेमाल नहीं हुआ है, इस्तेमाल अगले साल होगा। यहाँ पे बच्चे पूछते हैं सर डेप्रिसिएशन क्यों नहीं किया? तो अल्लाह के बंदे, जिस ईयर एंड पे खड़ा हूँ उस ईयर एंड पे मैंने उस एसेट को इस्तेमाल ही नहीं किया है। इस्तेमाल 2006 में करूंगा तो डेप्रिसिएशन तो यूज पे होता है, एसेट कंस्ट्रक्ट करके रेडी करने पे नहीं होता। इसलिए यहाँ पे अपन ने क्या नहीं निकाला? डेप्रिसिएशन नहीं निकाला। आंसर आ गया है कि एसेट इतने पे रिकॉर्ड होगा, कहानी खलास। कोई तकलीफ? फिर वही कंफ्यूज कर रहे कि ये रीपेड क्यों 30 जून को जब हो गया तो। रीपेड का वर्ड कंफ्यूज कर रहे हैं, अच्छा। इट वॉज रीपेड ऑन
ये वाला। 30 जून। जी। एक सेकेंड। क्या आप इस लाइन की बात कर रहे हैं? इट वॉज रीपेड ऑन 30 जून ना बेटा। आपने गलती बताई क्या की है, 30 जून के साथ साल कौन सा लिखा हुआ 30 जून 2006, मैं सुन रहा 2005। है? 2005 में खड़े हैं हाजी, की हो गया है। वरना अच्छा चले 2005 में भी कर लेते तो फिर। तो फिर ठीक है, हम वो 6 महीने लेते। चले फिर 6 महीने लेते, ठीक। सही है, ये तो भाई हमारा तो अगले साल रीपे हो रहा है, टेंशन ही नहीं है। तो मेरे ख्याल में 6 को आपने 5 पढ़ा है। जी ऐसा जी, मैं समझ इसी साल हो रहा खैर कोई बात नहीं। ये आईएएस का मेन चंक खत्म होता है। अब इसके अंदर हम एक और बात देखेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, एक से ज्यादा लोन ले लेते हैं। क्या करते हैं? है। एक से ज्यादा लोन लेते। जब एक से ज्यादा लोन पकड़ते हैं ना, तो फिर हमें ये समझ नहीं आता कि किस रेट पे काम करेंगे। टू बी कैपिटलाइज के लिए जो रेट यूज होगा ना, वो कौन सा होगा? तो पता है क्या होगा? एवरेज रेट निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? एवरेज कर लेंगे। कैसे करेंगे? बड़ा आसान होता है। इसको ऐसे करो कि टोटल इंटरेस्ट ऊपर रखो और टोटल लोन्स की अमाउंट को नीचे रखो, कहानी खलास। मतलब सर देखें, एक लोन पकड़ा 6% के ऊपर, तो 10 मिलियन है ना। जो ये तो अभी वो है, तो मैं इसको मिलियन ही लिखता हूँ। 6% पे एक लोन पकड़ा, और 2 मिलियन के ऊपर 2 मिलियन पकड़ा 8% के ऊपर, टोटल हराम ऑन बोथ लोन्स फॉर द ईयर कितना बना? तो कुछ तो बना। ये 10 का 6% लेंगे तो 0.6। 2 का 8% लेंगे तो 0.16। कितना हो गया? 0.76। ये हो गया। सर ये टोटल जी। इंटरेस्ट है ये बंदा। अच्छा, टोटल कितना इन लोन है? सर एक लोन 10 है, एक लोन 10 का है और दूसरा लोन 2 का है। 0.76 million is the interest on the loans which had a total of 12 million। तो ऑन एन एवरेज रेट इंटरेस्ट का, एवरेज इंटरेस्ट का रेट कितना बना? 6.3। ये 6.33 रेट की बेसिस के ऊपर क्या होगी? बोरोविंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो जाएगी, कहानी खलास। ये बात समझ आती है कि कोई तकलीफ? सब एक नॉन करेंट एसिड डिफरेंट हूँ। हाँ, तो वो डिफरेंट हो तो फिर तो अलग अलग ही रहेगा। एक सिमिलर प्रोजेक्ट के लिए अगर आपने 2-3 लोन पकड़े हैं तो उसमें ही ये आपने करना है, ठीक है। अलग अलग अगर सही है। आपके तो टेंशन ही कोई नहीं है ना। तो लिख लीजिएगा। ओके डन। अब ये आईएएस हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। अब इसका एक अदद एमटीक्यू, अब हमारे पास ऐसा सीन है ना कि हम आईएएस करते हैं और उसका एक ही एमटीक्यू होता है किट के अंदर, कैप्लान में, तो हम वो एमटीक्यू साथ कर लेते हैं। और मैंने आपको ये कहा हुआ है कि बीबीबी मैंने भेजी हुई भी है। बीबीबी का एमटीक्यू जो है जी। शूट करेंगे। कभी कभी ऐसा भी होगा सिमिलर एमटीक्यू आपको बीबीबी में मिलेगा, लेकिन खैर है, कोई मसला नहीं है। इस क्वेश्चन का जो एमटीक्यू है उसका नाम है एपेक्स। अब नई किट में इसका नंबर कुछ आगे पीछे हो गया होगा। आ, मैं इसको शेयर करता हूँ आपके साथ। यानी यूं है कि जब हमने IS-16 किया था, तो उससे भी रेलेवेंट एक एमटीक्यू था। और IS-16 तो हॉट फेवरेट है ना, उसके बगैर तो पेपर ही नहीं बनता। IS-40 ऑल्दो इतना आसान सा आईएएस है,
लेकिन इसके बावजूद हमने ये देखा कि उससे भी 10 मार्क्स का एमटीक्यू आया हुआ है। IS-23 थोड़ा सा ट्रिकी है, उंगलियों पे गिनने वाला चक्कर, 2-3 रूल्स याद करने वाला चक्कर है, लेकिन इससे भी एमटीक्यू आया हुआ है। और इसके कुछ क्वेश्चंस फाइनल अकाउंट में भी ये हिट हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये एमटीक्यू है, इससे रेलेवेंट 5 क्वेश्चंस होते हैं, आपको आइडिया है। हम पहला क्वेश्चन आपके साथ शेयर करेंगे अभी। इसमें एक क्वेश्चन ऐसा है जो आगे से रिलेट करता है, तो उसका आंसर मैं आपको बता दूंगा अभी, लेकिन जब इसमें हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे तब फिर हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी से हम कुछ 1-2 क्वेश्चंस होंगे जिसका आंसर आपको बताएंगे, एक क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं आपको खुद बताऊंगा। एक बार इस क्वेश्चन को आपने रीड करना है। 246 है नई किट में, जो रिवाइज किट आई है, नया एडिशन जो है। अब देखो, ये क्वेश्चन तो आपने पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ के आपको लगा कि भाई ये स्टोर बनाने के लिए लोन ले रहा है, IS-23 का ये सवाल है। लेकिन इसका जो पहला एलिमेंट है ना, पहला पार्ट, ये जो है ये IS-23 से लिंक नहीं करता। ये कहता है कि भाई ये जो लोन है ना, इसको जिस तरह आप ट्रीट करते हैं उस मेथड को क्या बोलते हैं। अब ये जब आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह पढ़ेंगे तो आप इसको सीख लेंगे कि ऐसे लोन्स जो फाइनेंशियल लायबिलिटी होते हैं, उनको जिस तरह आपने अभी सॉल्व करना सीखा है ना, अभी हमने जो तरीका सीखा है ना, इसको एमोटाइज कॉस्ट मेथड बोला जाता है। अभी के लिए सिर्फ ये समझ लो कि सर ने IS-23 पढ़ाते वक्त जिस तरीके से हमें सॉल्व करना सिखाया है लोन्स को, कि भाई किसी एसिड को, किसी नॉन करंट एसिड को, जैसे कि अभी हमने स्टोर क्रिएट कर बनाना है, पिछले सवाल में हम फैक्ट्रियां बना रहे थे, तो इस तरह के लोन्स को जिस तरह हम सॉल्व करते हैं ना, उस तरीकाए मुबारका को, यानी हम इफेक्टिव रेट के ऊपर उसको रिकॉर्ड करते हैं वगैरह वगैरह, उस तरीके को एमोटाइज कॉस्ट मेथड बोला जाता है। बस आपने इतना याद रखना है अभी के लिए। कोई तकलीफ? सही। तो इसमें क्या तकलीफ होगी, आपने हमें कहा है रट्टा मार लो इसका, तो मार लिया खलास। सही है। ठीक है। अगला, अगला बस अब वर्किंग है, अब आपने सॉल्व करने हैं। अगले में पूछा है कि हाउ मच विल बी रिकॉर्डेड एज अ फाइनेंस कॉस्ट, यानी कितना आपका इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, यानी SOCI में जाएगा। तो हमें पता है कंस्ट्रक्शन पीरियड कैपिटलाइज होता है और अदर देन कंस्ट्रक्शन पीरियड एक्सपेंस आउट होता है, करेक्ट। अब इसने जी। लोन लिया, हम टाइमलाइन बनाने के आदी हैं, हम टाइमलाइन के बगैर IS-23 सॉल्व नहीं करते। ये देखो ईयर एंड मार्च है, तो शुरू कब हुआ होगा, अप्रैल 2007। 1 अप्रैल। अब क्या हुआ, कब लोन, लोन इसने स्टार्टिंग में लिए। अब देखो अप्रैल 7 को इसने रिसीव किया है लोन अमाउंट, यानी इसी दिन लोन ले लिया। जी। प्रीमियम श्रीमियम इफेक्टिव रेट हमें पता है। लोन बिल्डिंग बनाने के लिए, कोई चीज कंस्ट्रक्ट करने के लिए लिया। कंस्ट्रक्शन शुरू कब हुई, 1 मई। और कंप्लीट कब हुई,
28.5। बिल्डिंग कब काम करना शुरू करती है वो डेप्रिसिएशन के लिए होता है, उसका अभी हमें देखना नहीं है, और हमें तो वही देखना है ना कि क्या सीन है। क्या लोन रीपे हो गया? नहीं। लोन भी रीपे नहीं कर रहा, ये कितना गंदा बुरा आदमी है ये। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे? हमारे पास कितना लोन है बेटा? 10 मिलियन का। फाइनेंस कॉस्ट, एसओसीआई यानी प्रॉफिट एंड लॉस, 10 मिलियन का लोन है। ठीक है, मैं 10 मिलियन लिख देता हूँ। रेट कौन सा लोगे, नॉमिनल के इफेक्टिव, 6 के 7.5? 7.5। सर आपने बताया था कि इफेक्टिव रेट लेना, तो मैं इफेक्टिव रेट लूंगा। बेहतरीन हो गया सर। सर ये बताओ, कंस्ट्रक्शन पीरियड कितने महीने का है? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कितने होते हैं? ये कितने 10 मंथ हुए? कितने हो गए? 10 मंथ। 10 मंथ्स हो गए। क्या आंसर है बेटा? 0.625। अगर मैं कहूं ये 10 मंथ्स कैपिटलाइज के हैं तो ये सही है? जी, ये कैपिटलाइज की है। तो कैपिटलाइज होंगे 10 मंथ्स, तो बाकी महीने कितने रह गए? 2। तो 2 महीने क्या हो जाएंगे? 12 थे तो फाइनेंस कॉस्ट में। कैपिटलाइज कितने हुए? 10। तो 2 रह गए, वो क्या हो जाएंगे? एक्सपेंस आउट। कितना आएगा ये? 1,25,000 आंसर आ गया। लोन, जी यही। ऑल्दो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है लेकिन लोन रीपे नहीं हुआ है, इसलिए जो कंस्ट्रक्शन पीरियड से हटा हुआ पीरियड है ना, यानी ये हिस्सा, अप्रैल का 1 महीना और मार्च का 1 महीना, जो येलो में हाईलाइटेड है, ये हमारे पास एक्सपेंस आउट के महीने हैं। बात समझ आ रही है? सही है। कोई तकलीफ? नहीं। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसी एमटीक्यू का है, जो कि हमने अभी सॉल्व भी किया हुआ है, खाली हमें नंबर निकालना है। उसने ये पूछ लिया आपसे कि बेटा ये भी बता दो कि कितना कैपिटलाइज होगा। हाय 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 हाय, हमने बोला पागल, खाली खाली के मार्क्स दे रहा है, देख ले। उसको हम बताते हैं कि 10 मिलियन का लोन था बाबू, इफेक्टिव रेट पकड़ा, और 10/12 ये कैपिटलाइज के महीने, खलास। कैपिटलाइज के महीने होते हैं, कैपिटलाइज अमाउंट टू बी कैपिटलाइज इज हाउ मच? 0.625। यानी 6,25,000। जी। इस क्वेश्चन में कोई तकलीफ अभी तक? नहीं। अब देखिए लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने कुछ बढ़ा दिया है
ये येलो से हाईलाइट कर रहा हूं मैं। ये हमने थोड़ा सा इसका पार्ट एक बढ़ाया है, ठीक है। कहने वाला कहता क्या है जी। कि इसकी फैक्ट्री में काम स्टार्ट होने में टाइम था, तो इस होशियार ने क्या किया, हराम एक इन्वेस्टमेंट कर दे लिया। रहा था, दूसरा हराम कमा रहा है, कि उसने इस पैसे को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में लगा दिया, राइट। जी। तो उससे कितना पैसा आया, 40,000। कब आया, ये अप्रैल 2007 को। सिर्फ ये होशियारी इस होशियार ने कौन से महीने में की, ये अप्रैल 1 मंथ में ही। अप्रैल के महीने में की ना। तो इसको जी। बताएं कि ये इन्वेस्टमेंट इनकम कैपिटलाइज होगी कि नहीं। तो मेरे दोस्त ये देखो, अप्रैल का जो महीना है कंस्ट्रक्शन है कि नॉन कंस्ट्रक्शन है। नॉन कंस्ट्रक्शन। अल्लाह अल्लाह, तौबा तौबा, हराम कमा रहा है अप्रैल के महीने में, जो कि कसम से नॉन कंस्ट्रक्शन ऊपर टाइमलाइन बनी हुई है, नॉन कंस्ट्रक्शन पीरियड है। तो नॉन कंस्ट्रक्शन का उसूल मैंने क्या सिखाया था बच्चा, हाजी, हमने बताया था कि जी। ये एसओसीआई में इन्वेस्टमेंट इनकम बनेगा। हाँ, अगर कंस्ट्रक्शन पीरियड में यह हरकत होती तो अमाउंट टू बी कैपिटलाइज में माइनस हो जाता, जो कि ए आंसर होता, लेकिन ए आंसर नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, बी फॉर बकरी। ओसीआई वाला तो चक्कर होता ही नहीं है, डबल क्रॉस, कि ये तो कोई कॉन्सेप्ट पैदा ही नहीं हुआ। डी डबल क्रॉस डिडक्ट फ्रॉम द आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ लोन, बाबा ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट जन्म ही नहीं लिया। या तो नेट ऑफ होता है या इनकम बनती है, कंस्ट्रक्शन पीरियड हो तो नेट ऑफ होता है, और कंस्ट्रक्शन पीरियड ना हो तो इन्वेस्टमेंट इनकम बनती है। यही IAS 23 है। और रिवीजन किट के क्वेश्चन के साथ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमने IAS 23 को खत्म किया है। हैंड आउट मैं आपको ग्रुप में भेज चुका हूँ, और इसमें कोई तकलीफ, कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम तो प्लीज पूछ लीजिएगा। ये हमारे पास प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड चारों IAS कंप्लीट होते हैं, जो IAS 16 है, IAS 20 है, IAS 40 है, और IAS 23 है। एक और आएगा नेक्स्ट क्लास में, IFRS 5, वो भी प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट से लिंक जरूर कुछ ना कुछ हद तक करता है, लेकिन वो नॉन करंट एसेट नहीं होता, वो एक करंट एसेट बनता है जो हम देखेंगे, तो इसलिए वो हम अलग ही रखते हैं। नॉन करंट एसेट से रिलेटेड जो पैकेज है 4 IAS का, वो हमारा पूरा हो जाता है। इसमें कोई तकलीफ है तो बताइएगा। कैप्लान हम कर चुके हैं, BPP की किट स्टार्ट कीजिए। 16, 20, 40 और 23 सारे सवाल BPP की किट के MCQs आपने नेक्स्ट क्लास यानी संडे से पहले खत्म करने हैं, ठीक है बेटा। जी सही है। चले, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। और जो ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं, उनसे अगेन एक रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को लाइक कर दो, और तीसरा काम क्या करो, अपने सर्कल में दूसरे स्टूडेंट के साथ शेयर कर दो। ये 3 काम आपने करने हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज।